देखिए क्या कह रहा है इसमें कि भाई 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, हर एक में x अगर जोड़ दें तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो यदि 2x रेशियो y फिर प्रोपोर्शन y रेशियो 4x - 8 है तो y जहाँ पर 0 से ग्रेटर है y का वैल्यू बताना है। अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि भाई ये x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इन सभी नंबर में हम क्या जोड़ दें कि वो सब प्रोपोर्शन में आ जाएं। अभी तो प्रोपोर्शन में है नहीं, ठीक है, अभी नहीं है प्रोपोर्शन में। तो अब इसको करने के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लीजिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 4 नंबर है 22, 26, 19 और 21, हर एक में x जोड़ा जाता है, मतलब 22 में भी x जोड़ा गया, ठीक है, 22 + x। इसके बाद यहाँ पर 26 में भी x जोड़ा गया, इस तरीके से 26 + x। फिर इसके बाद 19 में भी x जोड़ा गया, 19 में भी यहाँ पर x जोड़ा गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर 21 में भी x जोड़ दिया गया। जैसे ही इतना किया गया ये प्रोपोर्शन में हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब जाके आपका x का वैल्यू आएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ट्रिक सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। क्या करना है देखिए, आप ये जो नंबर दिए गए हैं इतना कुछ लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्रम से ही जो नंबर दिए गए हैं इसी सीक्वेंस में लिखिए। पहले 2 नंबर को ऐसे डिवाइड के फॉर्म में लिखिए, तो 22 और 26 है तो यहाँ हो जाएगा 22 / 26। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। फिर इसके बाद आगे के 2 नंबर हैं 19 / 21, इस तरीके से, है ना। अब इनका डिफरेंस देखिए, कहाँ से कहाँ, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पर 19, तो 22 - 19 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 26 में से 21 घटाएंगे ये हो जाएगा 5 आपका। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है सुनिए। देखिए आप इन दोनों में से चाहे 22 और 26 का डिफरेंस देख लीजिए, चाहे 21 और 19 का डिफरेंस देख लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 26 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, यानी अंतर। और फिर इसके बाद इसका देखना है, इन दोनों में से किसी एक का ही डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा इधर कितना आ गया, 2 आ गया, है ना, 5 - 3 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, हमें इस डिफरेंस को बराबर करना है, मतलब इसको कुछ भी नहीं चेंज करना, ये जैसा है वैसा ही रखना है। इसके बराबर ये वाला जो डिफरेंस आया है इसको बराबर करना है। तो ये इस 2 को हमें 4 बनाना है इसके बराबर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 बन जाएगा। अच्छा 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो आप ऊपर भी और नीचे भी जिससे यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 से नीचे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देख सकते हैं यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ चुका है। अब सीधे सीधे आपका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर 22 में क्या जुड़ेगा तो 6 आएगा, और 26 में क्या जुड़ेगा तो यहाँ पर 10 आएगा। अगर हम ये कहें कि भाई 22 में क्या घटाएं तो 6 आएगा, तो आप कहेंगे कि 22 में आप यहाँ पर 16 घटा दीजिए, है ना। 22 में 16 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, या फिर 26 में 10 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, या फिर 16 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, तो 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, तो 22 में हम -16 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं, -16, ठीक है। 22 में -16 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 26 में -16 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्या जोड़ा जा रहा है, -16 जोड़ा जा रहा है, यानी यही आपका x का वैल्यू है। बस आ गया हमारे पास x का वैल्यू। ये इसको तो हटा ही दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2x, यहाँ देखिए इस वाले को, है ना, इधर यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई, यानी y × y कितना हो जाएगा, y²। ये y² किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी 2x और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4x - 8, यही होता है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 16 दूना 32, मतलब -32, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा, -16 रखेंगे तो 16 चौके 64, 64 माइनस कितना हो जाएगा, मतलब -64 और -8, तो 64 और 8 यानी 72 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 72, वो भी माइनस का। क्लियर, तो माइनस माइनस तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको देखिए,
यहाँ पर ये x की वैल्यू थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर -16 है। इसी तरीके से आपको करना भी है, माइनस माइनस तो पॉजिटिव बन गया है ना। 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 दूना 72 यानी कि 2 × 36। इधर का स्क्वायर हटाइए तो इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 16 का वर्गमूल 4, 2 और 2 ये पेयर में है तो 2 आ जाएगा और इसका वर्गमूल 6, यानी 4 दूना 8 छके यहाँ पर 48। तो 48 इज़ द करेक्ट आंसर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। इस टाइप का जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके NTPC में, ठीक है। ये जो सवाल थे ये आपके SSC के सवाल थे, वहाँ से उठाकर यहाँ पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। आइए दूसरा देखते हैं, इसी टाइप का सवाल है, सेम टाइप का, बस डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया है। हमारे पास 20, 34, 11, 16 सब में x जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से 20 बटा यहाँ पर हो जाएगा 34, है ना। फिर उसके बाद 11 / 16 इस तरीके से लिख लेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 20, 11 9 का डिफरेंस और 34 और 16 कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 यानी 18 का डिफरेंस आ गया, है ना। ये हो गया 18। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, या फिर इनका देख लीजिए और इसका देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 34 में से यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, है ना, ये आ गया 12। और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस 9 के बराबर आ जाएगा। ये बात तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब सुनते जाइए, अब यहाँ पर है मज़ेदार। ये 12 है, ये 9 है, हमें इसको 12 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक सेकंड, यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस 14 के बराबर आएगा, है ना, ये 14। तो इस 9 को हमें 14 बनाना है। इस 9 को 14 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो 14 के बराबर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14/9 से। 9 9 कट जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आप इसमें भी 14/9 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 14 / 9 तो कितना हो जाएगा, 9 ना, तो 9 से 9 कट गया, 14 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें नीचे भी 9/14 से 14/9 से गुणा कर देंगे तो 18 में भी हम लोग 14/9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से ये 2 बार में कटेगा, 14 दूना 28 आ गया, तो यहाँ पर 28 हो गया। अब देख सकते हैं डिफरेंस बराबर हो चुका है, यहाँ 14 का, यहाँ भी 14 का डिफरेंस। तो देख लीजिए सीधे सीधे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 में क्या जुड़ा होगा कि 28 आएगा। सेम नंबर वहीं पर यहाँ भी 20 में क्या जुड़ा होगा तो 14 -6, है ना भाई। अगर घटाने की बात करें तो 20 में 6 घटाएंगे तो 14 आएगा, लेकिन जोड़ने की बात करें तो 20 में -6 जोड़ेंगे तब ना 14 आएगा, या फिर 34 में -6 जोड़ेंगे तब ना 28 आएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, यानी क्या जोड़ा जा रहा है, तो -6 जोड़ा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए इस पर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3x जो है और y के रेशियो y और 2x - 6 के बराबर है। तो क्या करते हैं, y का मल्टीप्लाई यानी कि y² हो जाएगा इज इक्वल टू 3 × x की वैल्यू रखते जाइए, है ना। तो -6 × 3 यानी कि -18, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर -6 रखिए तो -6 दूना 12 यानी कि -12 -6 यानी -18 आ गया। तो ये तो सीधे सीधे प्लस हो गया, और 18 × 18 तो वर्गमूल लेंगे तो 18 × 18 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 18 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पर 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए तीसरे नंबर पर। इस टाइप का सवाल भी बहुत देखने को मिला, बहुत सारे शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, मतलब जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है वो वाला। जो x है वो a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनाते हैं, जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a² के, तो ये तो बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि जो a है वो y के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो a है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स को 1/y में लिखते हैं, किसके, y के, तो यहाँ पर हो गया y, है ना। अब अगर देखा जाए तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², बट a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना। तो क्या a की वैल्यू हम 1/y लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर x प्रोपोर्शनल देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 1/y, इसमें 1/y रखिए तो 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि भाई a का स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका y²। ये कितना हो गया, y²। क्लियर। अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर y² को अगर इधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा x y², ध्यान से देखते जाइएगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, ये हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर k लग जाएगा, मतलब एक कोई कांस्टेंट लग जाएगा, है ना। अब हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि भाई
ये तो बराबर है, चाहे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ भी रखिए, बराबर होगा सबके। तो हम कह सकते हैं कि जो x1 y1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो रखते जाइए, ये बराबर होगा x2 y2 स्क्वायर के। इसी तरीके से बराबर होगा x3 y3 स्क्वायर के। अब ये x1 y1 x2 y2 हैं क्या? तो ये हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं, पहले कह रहा है कि y का मान अगर 6 है तो x का मान 97 होगा, रखिए इसमें, मतलब x1 की वैल्यू 97 है ना। कब? जब y1 की वैल्यू 6 होगा। तो यहाँ 6 रखिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2। तो y का मान 2 होने पर, मतलब y हमारा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, तो जब ये 4 होगा तो x का मान बताना है, मानी कि x2 हमको बताना है। तो x2 कितना है? x के बराबर है, यही x हमको चाहिए, निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, ये हमारा x है। ठीक है, इस तरीके से चलिए, तो 4 से ये 9 बार में ख़त्म हो जाएगा, 9 से 63 इकाई अंक 3 आएगा। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। और ये रहा आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा सभी को। ऐसे सवाल बन जाने चाहिए इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले। ये वाला सेम सवाल है दोस्तों, तो इसको आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके लिए है, सॉल्व जरूर करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि 4th क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। इस टाइप के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, लगाने में मज़ा आता है इन सवालों को। कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 और 8 है। इनकम का रेशियो कितना है? यहाँ पर देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, बहुत आसान तरीका बताएंगे। तो इनकम का रेशियो जो था उनका, दोनों का 7 और 8 के रेशियो में था। क्लियर? फिर कह रहा है कि दोनों ने 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। ठीक है, सीमा ने 15,000 बचाया और दर्शन ने यहाँ पर 9,000 की बचत की, सेविंग की। फिर कह रहा है कि यदि उनके व्यय यानी खर्च, एक्सपेंस का रेशियो 11 और 16 है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस का रेशियो है वो कितना आ रहा है? एक्सपेंस का रेशियो 11 और 16 आ रहा है। ठीक है, 11 और 16। तो सीमा और दर्शन का टोटल खर्च कितना होगा? टोटल खर्च हमें निकालना है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि भाई जो इनकम होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा प्लस बचत, है ना। अगर हम ये कहें कि जितना भी टोटल इनकम है उसमें से अगर सेविंग को निकाल दिया जाए तो एक्सपेंडिचर बचेगा, या फिर इनकम में से अगर एक्सपेंस को निकाल दिया जाए तो सेविंग बचेगा। यहाँ पर वही काम हो रहा है। देखिए, कह रहा है कि भाई 7 और 8 के रेशियो में उन्होंने कमाया और 11 और 16 के रेशियो में बचत एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचाया कितना उन्होंने? बचाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब आई में से ई घटाएंगे तब हमें एस मिलेगा, यानी कि सेविंग मिल जाएगा। सेविंग कितना है यहाँ पर? 15,000 है ना, पहले का 15,000 और यहाँ पर दूसरे का 9,000 है। ठीक है, 9,000। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा और इधर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेन तो बात ये है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? इधर इसका मल्टीप्लाई और इधर इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो 16 गुणे 7, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 7, 4 11, 112, है ना। 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112, ये हो गया 112। और 11 गुणे 8 यानी 88 हो जाएगा। इन दोनों का हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। इस तरीके से हो गया। इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी, अब इधर सुनिएगा, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो 11 गुणे 9 यानी कि 19,000। अच्छा, पहले इसको गुणा कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होगा। 15 गुणे अगर 16 करेंगे तो 16 पंचे 80, ठीक है, और बचा 8, तो 16 एकम 16 और 8 24 यानी 240 हो गया, है ना। ये हो गया 240। 3 ठो जीरो और है तो यहाँ भी 3 जीरो चिपका लीजिए। फिर डिफरेंस ले लेंगे, किसके बराबर? यहाँ पर इन दोनों का। 11 गुणे 9 यानी 11 नहीं हो 99, है ना। कितना आ जाएगा? 99,000। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए, अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, और 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा 2, मतलब 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू, 3 जीरो तो है ही इधर, है ना। 240 में 99 घटा लीजिए। 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा। 23 में से 9 गया तो 23 में से 10 गया तो 13, माने कि 14। ठीक है, तो ये हो गया 141, इतना आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 141,000,
है ना, डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर काट लेंगे हम लोग, काटेंगे तो कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 24 से तो कट ही जाना चाहिए, आराम से कट जाएगा। पहला 8 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए या फिर 3 से काट लीजिए, आपकी मर्जी है। 3 से अगर काट लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखिए, 3 चौके 12 बचा 2 तो 3 सत्ते 21, मतलब 47,000 हो गया, है ना। अच्छा 3 से काटे हैं तो नीचे 8 बचेगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा तो फिर 8 से काट लीजिए, 8 से काटेंगे कितना होगा, 8 पंचे 40, बचा यहाँ पर 7 तो 70 हो गया। तो 8 28 64, फिर बचेगा कितना, 6 बच जाएगा, है ना, तो 60 हो गया। तो 8 सत्ते 56, फिर बचा 4 तो 8 पंचे 40, इतना आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतनी है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सुनते जाइएगा। पूछा क्या है हमारे पास, पूछा है हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर, है ना, ये वाला। लेकिन 1 की वैल्यू अगर ये आया है तो आप ये नहीं कि 16 और 11 की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो सिर्फ इसमें रखा जाएगा, ऊपर वाले में रखा जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर इतना है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों का हमें इनकम ले लेना है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 7 की वैल्यू पहले बताइए कितना होगा, 7 से इसमें गुणा करिए तो 7 पंजे 35 बचा 3, फिर यहाँ पर 7 सत्ते 49, 49 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 35 49 49 और 3 यहाँ पर 52 बचा 5, फिर 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61 यानी बचा 6, तो 7 पंजे 35, 35 और 6 यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका इनकम, किसका, सीमा का। फिर इसके बाद दर्शन का इनकम कितना हो जाएगा, 8 गुना कर देंगे, तो 8 गुना करेंगे तो 8 का 5 यानी कि 40 बचा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 यहाँ पर 60, फिर इसके बाद बचा आपका कितना, 6 बचा, तो 8 अट्ठाई 64, 64 और 6 यहाँ पर 70, फिर इसके बाद आपका 7 बच गया, तो 8 पंचे 40, 40 और 7 यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब ये बताइए सीधे सीधे यहाँ पर देखते जाइए, हमें पूछा क्या था, एक्सपेंडिचर ना। एक्सपेंडिचर कब आएगा, जब हम इनकम में से सेविंग को निकाल देंगे। इनकम कितना है, 41,125, उसमें से अगर इसको 15,000 को निकाल दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। लेकिन आप पूरा मत करिए भाई, अगर इसका एक्सपेंडिचर देखा जाए सीमा का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट लगाइए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके एक्सपेंडिचर का इकाई अंक 5 आ गया, इसके एक्सपेंडिचर का कितना आएगा, 47,000 में से 9,000 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, ये आ जाएगा 0, है ना। इकाई अंक सिर्फ लिख रहे हैं, दोनों का हमें टोटल पूछा था, टोटल एक्सपेंडिचर, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा नहीं करना, पूरा करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है और अच्छे से कैलकुलेट करना है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। इसको देखिए, किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना से जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरे भाग और पहले भाग का रेशियो कितना होगा। मान लीजिए कि पहला भाग यहाँ पर x, दूसरा भाग यहाँ पर y, तो दोनों भाग टोटल मिलाकर टोटल कितना होगा। टोटल अगर देखा जाए तो x प्लस y हो जाएगा। कह रहा है पहले भाग का 5 गुना यानी कि 5x और को दूसरे भाग के 14 गुना से जोड़ने पर, दूसरा भाग y है तो y का 14 गुना 14y हो जाएगा। इसको जोड़ने पर किसके बराबर आता है, कुल संख्या का 7 गुना। टोटल संख्या यही होगा हमारा, है ना, यानी x प्लस y का 7 टाइम्स यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है, पहला भाग और दूसरा भाग। 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 7y बनेगा। ये 5x है, आप 14y यहाँ है, 7y इधर से ले आइए, हो गया 14y, है ना, माइनस का 7y हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, इधर तो 7x था ही, है ना, ये 5x उधर चला जाएगा, तो सीधे सीधे ये आ गया 7y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x। हमें पूछा क्या था, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। ये चीज़ ज़रूर देखना है कि किसका और किसका रेशियो पूछा है, पहले का दूसरे से पूछा है या फिर दूसरे का पहले से। तो दूसरे का पहले से पूछा है, ठीक है, तो दूसरा तो y ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा डिवाइड बाई पहला यानी कि x को इधर लाइए तो 7 उधर चला जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा। 2 रेशियो 7 आएगा, 7 रेशियो 2 नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उल्टा कर देंगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया गया है, 2 7 भी दिया गया है, 7 2 भी दिया गया है, कन्फ्यूज में नहीं रहना है। अब ये सवाल तो आसान सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या कह रहा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,255 है। औसत मतलब एवरेज, ठीक है, उनके मूल्य
का रेशियो जो दिया है वो 3, 5 और 7 के रेशियो में दिया है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा? देखिए, अगर मूल्य का रेशियो देखा जाए तो कितना कितना गिवन है, 3, 5 और 7, है ना। अब हमें ये जो वैल्यू दी गई है ये एवरेज दिया गया है, रेशियो मतलब एवरेज है, औसत दिया गया है, औसत मूल्य। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अपने रेशियो का, जो मूल्य का रेशियो था उनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम डिवाइड बाई टोटल, कितने हैं वो नंबर में। तो 3 और 5 8, 8 और 7 यहाँ पर 15 हो गया। 15 तो टोटल हुआ, सम डिवाइड बाई 3 जब करेंगे, क्योंकि 3 नंबर हैं तो 3 जब करेंगे तब हमारा एवरेज आएगा। और यही एवरेज आपको दे रखा है किसके बराबर, 15,255, है ना, 15,255। बस यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 की वैल्यू ये हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। 1 की वैल्यू 351। हमें पूछा क्या था, सबसे सस्ती वस्तु, तो जिसका रेशियो, जिसके मूल्य का रेशियो सबसे कम होगा वही सबसे सस्ता होगा, यानी कि 3 की वैल्यू, है ना। तो 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 इकाई 3, फिर 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 1 10, 1053 आ जाएगा। कहाँ है, 1 सेकंड, 3 तिहाई 9, 1 10, गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ? अच्छा हाँ, ठीक, यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पर आपका इतना ना होगा, 30 और 5 पचम 25, 5 एकम 5, हाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना। 305 का 3 गुना करिए तो 915, 915 और 3, 5153 आएगा। कहाँ है, 9553, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है, अगर 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं और उन नंबर्स को रेशियो और प्रोपोर्शन में सजाना है तो कैसे सजाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो नंबर है वो A है, B है और ये C है। ये 3 नंबर आपके प्रोपोर्शन में हैं। अब इन 3 नंबर से प्रोपोर्शन बनेगा कैसे, तो इन 3 नंबर से प्रोपोर्शन बनता है इस तरीके से, पहले A और B का रेशियो, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर B और C का रेशियो ले लेते हैं इस तरीके से। अगर ये देखा जाए कि इस वाले को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट प्रोपोर्शन, बीच वाले नंबर को मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात, और तीसरे वाले नंबर को थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपात बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इनका रिलेशन क्या होगा, भाई आप सभी जानते हैं कि बीच वालों का मल्टीप्लाई यानी कि B इंटू बी कितना हो जाएगा, B स्क्वायर A इंटू C के बराबर होगा। तो अगर कभी आपको बीच वाला नंबर निकालना हो यानी कि मध्यानुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी √AC, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर दिया होगा किनारे किनारे उसका मध्यानुपात चाहिए अगर, तो सीधे उसका मल्टीप्लाई करके √, ले लीजिए। ये बात सभी को समझ में आई। अब समझते हैं कि अगर 4 नंबर दिया हो तो प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे। 4 नंबर में A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। तो ये तो सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में रेशियो हो जाएगा, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन, फिर इधर भी रेशियो। अब इसका क्या होगा, B इंटू C, है ना, यहाँ पर कितना होगा B और C, ये हो जाएगा A इंटू D के। तो ये हो गया, A को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, C को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और D को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दोनों चीज़ें हमने बता दिया कि अगर 4 नंबर दिया है तो कैसे बनेगा, 3 नंबर दिया है प्रोपोर्शन में तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये और ये इन दोनों का मध्यानुपात चाहिए यानी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने क्या तरीका है, मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। मीन प्रोपोर्शन हो जाता है दोस्तों A इंटू C का √, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 16 √2, 16 √2, ये हो गया A और ये हो जाएगा C। तो A और C का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 7 √2 है, यहाँ पर 7 √2 हो जाएगा। अब इनका तो पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर उसके बाद रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। मल्टीप्लाई करिए, 21 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ होगा, 21 × 16 कितना होगा, ऐसा करिए ना, 16 कम 16 का 6, फिर 16 दूना 32, 32 और 1 33, 236 हो गया, सॉरी 32 1 33 है ना, 336। फिर 21 का मल्टीप्लाई इससे, तो 21 7 147 √2, ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 16 × 16 यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस का 256 √2, ये आ गया। और
इसका इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस 16 सत्ते 112 अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा सिर्फ। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना आता है, रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब देखिए ये 336 है, ये आपका 224 है, 336 में से 224, भाई ये 224 आएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 224 आ जाएगा। घटा लीजिए इसमें, हाँ ये माइनस में है तो घटा नहीं पड़ेगा, 6 में से 4 गया ये हो जाएगा 2, 33 में से 22 गया ये हो जाएगा 11, तो 112, और फिर यहाँ इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि रूट टू दोनों में है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव, 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा, और 24 में से 14 गया 10 आ जाएगा, तो ये हो गया इतना, ठीक है। 112 प्लस 109 रूट 2, और इसका अंडर रूट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो ये a इंटू सी था, फिर इसका रूट लगाएंगे तब जाके हमारे पास मीन प्रोपोर्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, इस टाइप का सवाल तो लगा ही चुके हैं, है ना, एक बार वीडियो रोक के लगाइएगा इसको ज़रूर। x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जो x है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है y के। फिर कह रहा है कि जो y है वो z के व्युत्क्रमानुपाती है, जो y है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, z के, ठीक है। अब बड़े गौर से समझिए इसको, ये कह रहा है कि x y के रेसिप्रोकल में है, y जो है z के रेसिप्रोकल का है ना, रेसिप्रोकल मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो अगर देखा जाए तो x और z ये दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे, अगर हम y की जगह पर 1/z रखें यहाँ पर, तो x और ये हो जाएगा 1/y की वैल्यू कितनी है 1/z है, तो ये हो जाएगा 1/z, z ऊपर चला जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ से कितना हो गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z को इधर ला सकते हैं, तो x डिवाइड बाई जो z है वो कितना आ जाएगा, k के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे हुआ, x1/z1 इज इक्वल टू x2/z2, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें बोला है x1 जो है 1/2 दिया है, ये हो जाएगा 1/2, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, डिवाइड बाई z1 1/74, तो ये हो जाएगा 1/74 इज इक्वल टू z की वैल्यू अगर 7 है तो x कितना होगा, x2 हमें नहीं पता है, यही हमें चाहिए। z2 कितना है, यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया 7, बस ये 74 ऊपर चला जाएगा तो 74 का आधा आएगा, भाई ये 74 ऊपर जाएगा तो 74 1/2 इंटू 74 होगा, 74 का आधा कितना होता है 37, है ना, तो इधर हो गया 37 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई यहाँ पर 7 से इसको गुणा कर लीजिए, 7 7 49 यानी इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू इकाई अंक 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि और यूनिट डिजिट कहीं पर भी 9 नहीं गिवन है ना। तो ये वाला सवाल भी आपसे बन जाएगा। आगे चलिए, आइए ये सवाल देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट है। 57 और b का तृतीय समानुपात यानी तृतीय अनुपाती c है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि जो 57 है और b इसका तृतीय समानुपाती यानी कि तीसरे नंबर पे जो होगा वो c होगा, मतलब ये तीनों नंबर में प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक। यदि कह रहा है कि b जो है पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है, b वैल्यू क्या है कि b जो है वो किसका किसका सम है, 3 इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 3 इवन नेचुरल नंबर, तो पहला इवन नेचुरल नंबर 2 होगा इवन में, दूसरा 4 होगा और तीसरा यहाँ पर 6 होगा, तो 3 ठो इवन नेचुरल नंबर लिख लिए शुरू के, इनका सम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर 12 है। अब आप सभी जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इनको, बीच वाले का जो स्क्वायर होगा यानी b स्क्वायर किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर यानी 57 इंटू c हो जाएगा। b की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 144 डिवाइड बाई 57, इसको हम लोग यहाँ पर 2 बार से पहले तो ये जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, और कहीं भी ये ऑप्शन 2 से शुरू होने वाला नहीं दिया है ना। क्लियर हो गया, आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों एज का है ना, क्योंकि इसमें रेशियो भी दिया गया है, इसलिए इसको रेशियो वाले चैप्टर में रखा गया है। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए, कितना होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर वर्तमान की आयु ले लें, यहाँ पर सन का ले लेते हैं x,
है ना, और फादर का ले लेते हैं यहाँ पर वर्तमान वाला मतलब प्रेजेंट वाला, वो y ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु अभी कितनी है, x है, तो 15 साल बाद कितना होगा, x + 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसके पिता की वर्तमान आयु y है, तो यहाँ पर y, इन दोनों का जो रेशियो है किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है ना। सॉल्व करेंगे, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x + 45 बराबर ये 2y हो जाएगा, तो ये हो गया 2y। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, अभी तो y है तो y - 5 हो जाएगा, ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु। पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5, इसका 4 गुना के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी आ गया, y - 5 = हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पर 20, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर y, है ना। हमें चाहिए क्या, हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अगर देखा जाए, इसको हालांकि ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझिएगा, हमें पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। किसी एक का निकाल लीजिए तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा हमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए y की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो कितना होगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा, -15, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा इधर। y की वैल्यू 4x, 2y कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2y है, तो 3x + 45 = 2y। y की वैल्यू ये होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8x - 30, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, उधर जाएगा मतलब 5x। ठीक है, हो जाएगा कितना, 5x = देखते जाइएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 75। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 15, है ना। x मतलब क्या, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 15 होनी चाहिए, 15 ये वाले में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी बनाना चाहें तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेगा इन सारे कंडीशन को, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है, 4 + 2√3 और 16 - 8√3 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल पिछले वीडियो में भी हमने किया था। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई अगर 3 नंबर आपके पास प्रोपोर्शन में है A B C, तो बीच वाला मीन प्रोपोर्शन कहलाता है, शुरू वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये लास्ट वाला थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो हमें इसका और इसका मध्य वाला चाहिए, यानी बीच वाला चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो जो बीच वाला होता है इसका स्क्वायर किनारे किनारे दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो मध्यानुपाती हो कितना आ जाएगा, √a × c। तो अगर किसी 2 नंबर का हमें मध्यानुपाती चाहिए, मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो बस मल्टीप्लाई करके √ ले लीजिए, मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए और √ ले लीजिए। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 + 2√3 है, ये पहला नंबर हो गया, है ना। और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर, अब इसमें से देखिए, इसको क्या करिए ना, इसमें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और कॉमन लेते ही ये बचा 4 माइनस यहाँ से 2√3 हो गया। ऐसा क्यों किए हैं अभी पता चल जाएगा। तो a × c हो गया, है ना। इसका जब हम लोग यहाँ पर रूट लगा देंगे तो यही निकल कर आ जाएगा b, यानी मीन प्रोपोर्शन। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 4 हमने इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि हमें a + b a - b बनाना था। 4 + 2√3, यहाँ 4 - 2√3 है, तो a + b a - b, यानी a² - b²। अच्छा, ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखे 4 और a² - b²। तो a का मतलब 4 का स्क्वायर जो कि 16 हो जाएगा, माइनस b², यानी कि 2√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी 4 ही आ जाएगा, तो 4 × 4 पेयर में है, ये हो जाएगा 4 × 4 यहाँ पर, और पेयर में है तो एक ठो बाहर आ जाएगा। मतलब मध्यानुपाती हमारा कितना है, 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मध्यानुपाती या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ये दोनों को दे देगा तो पहला वाला निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर शुरू के दोनों दे देगा तो थर्ड प्रोपोर्शन। बाकी बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले से आपका सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, चाहे हमको a और b दे के c पूछा जाए, b और c दे के a पूछा जाए, या a और c दे के b पूछा जाए, जैसे इसमें किया था, है ना। कोई भी
दे के कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आप लोग निकाल लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल आपके बाइलिंगुअल ही होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ये तो छोटे छोटे सवाल थे इसलिए इनको बाइलिंगुअल नहीं लिया गया है, ठीक है। बाकी जो अच्छे सवाल हैं अभी 1-2 सवाल के बाद आपका बाइलिंगुअल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। देखिए कह रहा है यदि x और 338 के बीच मध्य अनुपात 260 है, यानी इसके और इसके बीच में आपका 260 होगा, तो x का मान कितना होता है। अब क्या है, 3 नंबर है हमारे पास, x है, फिर बीच में 260 होगा, फिर 338 है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर यानी मध्यानुपात का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात तो आपको बता ही चुके हैं, लगा लेंगे आराम से। तो मध्यानुपात हमारा कितना है भाई, ऐसे ना होता है b² = AC हो जाता है। तो b कितना है 260, तो यहाँ पर हो जाएगा 260 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a × c यानी x मल्टीप्लाई यहाँ पर c कितना है 338 है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। पहली बात तो एक बात बताइए कि यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ 260 मतलब इकाई अंक 0 आएगा, है ना। और ये 8 आपका नीचे आ जाएगा भाई, 338 नीचे आएगा ना, तो 8 यहाँ पर आएगा। अब हम 8 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि लास्ट में हमको 0 मिल जाए, मतलब इकाई अंक 0 मिल जाए। तो या तो हम 0 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 × 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 8 × 5 करेंगे तो भी 8 × 5 = 40, लास्ट में 0 ही आएगा। अब देखिए कि किसके इकाई अंक में, आपके ऑप्शन में किसके इकाई अंक में 0 या 5 है। 0 या 5 में से कोई भी मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा काम, है ना। देखिए 5 तो कहीं दिया नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। एक ही है 0 वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, इसको कभी कभी यही छोटे छोटे सवाल आपको फंसा देते हैं, जबकि इनमें है कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन देखना है, बाकी है इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होता है इसमें कि भाई रेशियो दिया है और प्रपोर्शन दिया है, तो प्रपोर्शन सॉल्व करते समय ये जो बीच वाले दोनों हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किनारे किनारे दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। मतलब 40.6 × 40.6, तो ये हो जाएगा 40.6 मल्टीप्लाई 40 यहाँ पर 6, ये बराबर होगा 2.5 और x के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 2.5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर x, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2.5 को यहाँ लाके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इकाई अंक लगाने से पहले एक काम करते हैं, देखिए ये 2.5 है ना, इसको 10 बना लीजिए किसी तरीके से। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, क्योंकि 2.5 × 10 होता है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 10, ठीक है। जब जैसे ही 10 बनेगा तो वो 10 आपका नीचे आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी। अब इकाई अंक सीधे देखिए, इकाई अंक हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 4 × 6 = 24, 24 का मतलब हो गया 4, है ना। फिर 4 × 6 = 24 यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो टोटल 2 अंक होंगे। लेकिन ये जो 10 है नीचे आएगा तो पॉइंट के बाद जब डिवाइड करेंगे तो 3 अंक बना देगा, है ना। यानी इस 4 के पहले 2 ठो अंक और होगा, फिर इसके बाद ये पॉइंट लगेगा। अब देख लीजिए कहाँ पे ये 4 आपको दिख रहा है, लास्ट में जहाँ पे 4 दिखेगा वही आपका आंसर होगा, है ना। कैलकुलेशन से बचना है तो ये सारे तरीके सीखने पड़ेंगे आपको। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, सिर्फ यहीं पर 4 है, यही आपका आंसर होगा। बाकी और कोई आंसर नहीं होगा, कुछ भी इसमें नहीं करना था। समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तरीके जब तक नहीं सीखेंगे, स्मार्ट अप्रोच नहीं सीखेंगे, तो सवालों को कम समय के अंदर लगाना मुश्किल है दोस्तों। आप वही ट्रेडिशनल मेथड अगर लगाते रह जाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें फिर ला के 2.5 को डिवाइड करें तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं करना आपको, है ना। तरीके सीखने हैं और तरीके सीखकर उसको अप्लाई भी करना है। आगे चलते हैं फिलहाल अगले सवाल पर। ये बढ़िया सवाल है। 3 संख्याएं हैं, 5/14, 16/13, 20/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस जो दिया गया है वो 30 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में रहते हैं इनका ले लेते हैं एलसीएम। 14, 13, 14, एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 × 14 आ जाएगा, है ना। सब जगह 13 × 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो अगर हमारे पास 5/14 है, यहाँ पर 5/14 और दूसरा है यहाँ पर 16/13, ध्यान से देखते जाइए कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 20/14 है ना। तो ये बताइए दोस्तों कि जैसे ही हम इसमें 14 × 13 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले संख्या में, तो 14 × 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 14 कट जाएगा, 13 बचेगा, तो 13 × 5 हो जाएगा, यानी कि 13 5, ये हो गया 65, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ इसमें भी 13 × 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार 13 13 कट जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 है, तो 13 13 कट गया, 14 बचा, 14 × 16 हो जाएगा। 14 × 16 कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 - 1 यानी कि 224, ठीक है। तो 14 × 16 करने पर 224 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अब वही 14 14 कट जाएगा, फिर भी 13 × 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 14 कैंसिल, 13 बचेगा, 13 दूना 26 यानी 260, ये हो गया। अब इसको चाहें तो नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते, कटेगा ही नहीं, है ना। अब देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। रेशियो में कितने का डिफरेंस है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है देख लीजिए। 260 में 65 घटा लीजिए, 195 आ जाएगा, है ना। 195 आ गया। इस 195 की वैल्यू दे रखी है 30 के बराबर। हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 260 यूनिट। तो 260 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 30/195, है ना। फिर मल्टीप्लाई 260 हो जाएगा, ये 260 हो गया। अब इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इकाई अंक तो लगेगा ही नहीं, है ना। 13 से काट लीजिए, 13 × 13, है ना, 13 × 13 बचा 6, तो 13 5 65, फिर 13 से कटेगा तो 13 दूना 26 मतलब 20, 15 से ये 2 बार में कटेगा तो 2 × 20 यानी कि 40 आ गया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखें, ये भी एक बढ़िया सा सवाल है। ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी यहाँ पर 51 होने पर ए की वैल्यू 210 है। यदि बी 136 होता है तो ए का मान कितना होगा। ए कह रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बी के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा तभी सारी चीज़ें बनेंगी। अगर हम बी को इधर ले आएँ तो क्या बनेगा, A/B बन जाएगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। तो A/B की वैल्यू K हो गई। मतलब यहाँ पर A1/B1, A2/B2, A3/B3 करेंगे, सब की वैल्यू K ही आएगी, यानी कि एक कांस्टेंट आएगा, फिक्स वैल्यू आएगी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1/B1, है ना, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, A2/B2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी के सहारे हमने ये चीज़ लिखा है, इज इक्वल टू A3/B3 भी हो जाएगा, है ना। जितनी वैल्यू रहेंगी उसके हिसाब से, क्योंकि सबकी वैल्यू K ही आएगी, सबकी वैल्यू बराबर ही रहेगी। ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो B1 है, मतलब पहले समूह की अगर वैल्यू को देखा जाए तो B1 नीचे वाला ये 51 है, तो A1 कितना है यहाँ पर 210 है, ये 210 है, इज इक्वल टू B2, क्योंकि B की वैल्यू है 136 है यहाँ पर। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू पूछा गया है, मतलब A का मान कितना होगा ये हमें निकाल कर बताइए। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 से काट देंगे, 17 नहीं हो 17 8 7 56, 17 8 136, 17 3 51 और 17 8 136 हो जाएगा, है ना। 3 से ये कट जाएगा 70 बार में, तो 7 8 56 यानी A2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 8 56 560। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। ऐसे अच्छे सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 3 और 27 का चतुर्थ अनुपाती A है। अच्छा ठीक है, इसका जो चतुर्थ अनुपाती A और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो A का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है, 27 दिया है ना। और इसका चतुर्थ अनुपाती कुछ ना कुछ मान लीजिए कि x है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती है इसलिए चौथे नंबर पर, तृतीय अनुपाती बोलता तो तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं हम लोग, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो x है, जो चतुर्थ अनुपाती आएगा वो किसके बराबर है, a और 24 के। तो a 24 इसका तृतीय अनुपात यहाँ पर कुछ मान लीजिए तीसरे नंबर पर, है ना। तो ये जो x है और ये जो y है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बिना किसी परेशानी के। अब कैसे करते हैं, जब 4 नंबर रहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है। अगर ये भाई ये सारे के सारे अनुपात समानुपात में होंगे कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो जाएंगे। और
ये भी अगर समानुपात में इनको बनाएंगे तो a और 24 का अनुपात और फिर 24 और y का अनुपात हो जाएगा, दोनों के बीच में फिर समानुपात लग जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो 9x की जो वैल्यू है वो 27 × 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो 9 से ये 3 बार में कट गया, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9 के बराबर, 3 × 3। अब यहाँ पर y हमें चाहिए। ठीक है, तो y 24 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, b स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, शुरू और लास्ट के बराबर, यानी कि a × y के बराबर। तो y यहाँ से कितना आ गया, y की वैल्यू 24, ठीक है, 24 स्क्वायर डिवाइड बाई a हो जाएगा। अच्छा, कह रहा था कि जो इसका चौथा अनुपाती है यानी कि x, इसके तृतीय अनुपाती y के बराबर होगा, तो x और y दोनों को बराबर कर दीजिए। तो y की वैल्यू ये है और इसके बराबर x का वैल्यू कर देंगे जो कि यहाँ पर 9 है, तो ये हो गया 9 हमारे पास। देखिए इसको a, यहाँ से a निकाल लेंगे तो a कितना हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो 3 बार में ये है ना, तो ये हो गया 8, फिर 3 बार में ये, तो ये हो गया 8, मतलब 8 × 8 = 64। ए की वैल्यू कितनी होगी, 64। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप समझ गया होंगे आप लोग। इतना अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए लाइक तो बनता है दोस्तों, इसलिए लाइक करते हुए चलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखें, इस टाइप का एक सवाल हमने किया है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम टाइप का है, बस डाटा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। 5/20, 8/16, 8/14 के अनुपात में है ना। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए अगर हम पहले वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 होगा, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4/7 हो जाएगा। अब तो बड़े आसानी से बन गया ये, है ना। कैसे होगा देखते जाइए। तो 4, 2, 7 इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। 28 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 = 28, 7 × 1 = 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 7। फिर यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/2, है ना, तो 28/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14 हो जाएगा बस। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28 होगा, तो 7 से 4 बार में, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16। तो रेशियो ये आ गया। हमें पूछा क्या था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बीच का अंतर जो 14 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये, डिफरेंस कितने का आया, 16 में से 7 घटा देंगे 9 आ जाएगा। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 54 के बराबर, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 6 = 54, 6 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 16 होगी, तो 1 की वैल्यू जब 6 है तो 16 की वैल्यू 16 × 6 यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो 96 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर। बहुत आसान से प्रश्न थे ये। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। 8वां सवाल ये देखिएगा, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला एक सवाल करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वाई जो है वो x+3 के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है भैया, समझ गए कि जो y है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किसके अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, x+3 के, है ना। ये है, कह रहा है x1 होने पर y की वैल्यू 8 है, तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, x+3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली अब ऐसा लिख सकते हैं कि y1/x1+3 = क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट हर एक को बराबर कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y2/x2 यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट करिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, x1 ये रहा, y1 ये रहा, तो y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/x1 1 है तो 1 + 3 यानी कि 4 हो गया, = y2 हमें निकालना है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई ये कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा, x2 की वैल्यू 2 है ना, तो 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, कट गया यहाँ से 2 बार में, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो y है वो कितना आएगा, 10 के बराबर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आराम से समझ में आ गया होगा बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं 9वें सवाल पर। देखिएगा, बढ़िया सवाल है। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7 और 20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15-12 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 है, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, उसके बाद यहाँ पर गुलाबी यानी कि पिंक है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि लाल और हरे का रेशियो कितना है, रेड और ग्रीन का 7 और 20 है, तो रेड 7 है, ग्रीन 20 है। फिर बोला जा रहा है गुलाबी और लाल,
यानी पिंक और लाल का 15-12 था, तो पिंक 15 और यहाँ पर कौन सा लाल, लाल यहाँ पर कितना है 12 है ना, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब ओवरऑल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे रेड आपका 7 है, यहाँ पर 12 है, तो गड़बड़ बात है, सबको बराबर करना पड़ेगा, है ना। सबको बराबर करना है तो ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर हम इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 सत्ते कितना 84, यहाँ भी 7 गुणे 12 84 हो जाएगा। तो जो जो रेड है वो कितना आ गया हमारे पास, रेड है 12 सत्ते 84, है ना। फिर देखिए 12 गुणे 24 यानी कि 240, 12 दूनी 24 240 आ गया, तो ग्रीन हमारा 240 आ गया। फिर इसके बाद 7 गुणे 15, 15 सत्ते 105, है ना, ये आ गया 105। तो बस हमारे पास रेड, ग्रीन और पिंक का रेशियो आ चुका है। हमें पूछा क्या था, हमें हरे और गुलाबी का यानी ग्रीन और पिंक का पूछा था, यानी कि 240 और यहाँ पर 105 का पूछा गया था। निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, इसको थोड़ा काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट लें, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 21 पंचे 105। अच्छा, और किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 16 3 48 और 7 3 21, मतलब 16 और 7 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अब ये जो सवाल है कॉइन वाला सवाल है ना। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16, 8, 20 के अनुपात में है, जिनकी टोटल कीमत यहाँ पर 384 रुपये है। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे और फिर यहाँ पर आपका 10 पैसे, तो इनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, ये 16 है ना, ये 16 सिक्के हैं, ये आपके 8 सिक्के हैं और ये आपके यहाँ पर 20 सिक्के हैं, है ना। तो इसको ऐसा करिए, देखते जाइए भाई, 16 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए टोटल। यहाँ पर अगर हम कहें कि एक सिक्का कितना रुपए का होगा, आधा रुपए का, है ना। तो चूँकि 50 सिक्के हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी 16 सिक्के हैं, है ना, तो एक सिक्का आधा रुपए का, या फिर इसको उसमें बदल लीजिए, रुपए में बदल लीजिए। तो इसको रुपए में बदलेंगे कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। इसको रुपए में कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करेंगे ना, ये 25 पैसा है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1/4 आएगा। इसको भी पैसा में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब देखिए, तो आधा रुपए के 16 सिक्के हैं, तो कितने हो गए टोटल, 1/2 × 16 यानी कि 8 आ गया, यहाँ पर 8 रुपये हो गया ये। यहाँ देखिए 1/4 × 8 करेंगे तो 8/4 यानी कि 2 रुपये आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर भाई ऐसे समझिए ना, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 4 सिक्का मिलाकर 1 रुपये बनेगा, तो 8 सिक्का मिलाकर 2 रुपये बन गया। यहाँ पर देखिए तो 20/10 यानी कि ये भी आपका 2 रुपये हो जाएगा, तो ये रुपए में आ गया। और टोटल रुपए है कितना, 384। तो रेशियो में अगर टोटल रुपए देखा जाए तो कितना है, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 यहाँ पर ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसी की वैल्यू आपको दी गई है 384 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 3 36, 12 दूना 24, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर रुपए निकाल लेंगे कि भाई 20 रुपये सिक्के वाले, सॉरी यहाँ पर 10 पैसे सिक्के वाले कितने रुपए टोटल हो रहे हैं। तो एक की वैल्यू 32 है, तो मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 दूना 64, तो 64 रुपये ये हो रहा है ना। तो 10 पैसे के सिक्के मिलाकर यहाँ पर 64 रुपये हो रहे हैं दोस्तों। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो संख्या सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए कि भाई कितना होगा, 10 है ना, तो 64 गुणे 10 हो जाएगा, 64 गुणे यहाँ पर 10 यानी कि 640 के बराबर आ जाएगा। तो 640 सिक्के होंगे 10 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको देखें, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से बन जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू का जो रेशियो है, पी रेशियो क्यू जो है वो 9 और 7 गिवन है। ठीक है, साथ में जो क्यू और आर का रेशियो है वही कितना दिया है यहाँ पर, तो वो दिया है आपको 3 और 12।
ठीक है, 3 और 12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 है ना, Q और R 3/12 है ना, तो 1/4 भी लिख सकते हैं, तो 1/4 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि R का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि टोटल लाभ यहाँ पर 25,300 रुपये है। देखिए यहाँ Q जो है 7 रेशियो में है, यहाँ Q 1 रेशियो में है, दोनों जगह बराबर करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 7 बनाइए, है ना, क्योंकि इसको तो 1 बनाने में मुश्किल होगा थोड़ा, इसलिए इसको 7 बना लीजिए। 7 बनाने के लिए 7 × 7, यहाँ भी 7, नीचे भी 7, तो ये हो गया 7 चौके 28। ठीक है, अब P की वैल्यू 9, Q का वैल्यू 7, Q का वैल्यू यहाँ भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, R की वैल्यू 28 हो गई, हमें R का हिस्सा चाहिए, है ना। तो 28 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए बस, ठीक है, क्योंकि 28 यूनिट ही होगा, या फिर टोटल एक काम करिए, टोटल देखिए भाई, P 9 है, Q आपका 7 है और R आपका 28 है, तो इतने यूनिट का टोटल कितना बनेगा, क्योंकि टोटल लाभ यही है, ये किसके बराबर होगा, 25,300 के बराबर, है ना, 25,300 के बराबर। ये कितना हो गया, 9 7 16, 16 और 8 8 6 14 44 हो गया, है ना। तो 44 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, मतलब 3 2 5, हाँ 11 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 44 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 25,300 के बराबर। पहले तो 11 से काट लीजिए, 11 से 4 बार में, 11 से ये कटेगा, 11 दूना 22, बचा 3, तो 11 3 33, मतलब 2300। 4 की वैल्यू 2300 है, हमें चाहिए यहाँ पर 28 की वैल्यू, है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें 28 की वैल्यू चाहिए ना भाई। ये बताइए 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2300 रुपये है ना, 2300 रुपये है, हमें 28 चाहिए, क्योंकि R का हिस्सा चाहिए। R का हिस्सा कितना है, 2800 है, इसको 28 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 से इसमें भी गुणा, 7 से इसमें भी गुणा, तो ये 28 बन जाएगा, इधर भी 28 मिल जाएगा, तो ये होगा 00 और 7 3 21, मतलब लास्ट में 100 आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इसमें क्या दिया है। दो संख्याएं 7 और 11 के रेशियो में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाती है तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। बहुत बेहतरीन, और इसको करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना होगा। एक तो पहले रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो से निकालने से पहले तरीका समझते हैं। ठीक है, सॉरी ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले तरीका समझिए। पहले रेशियो कितना था, 7 और 11 का। ठीक है, बाद में कितना हो गया, 2 और 3 का हो गया। ये कब हुआ है, ये आपको समझना है। तो ये कब हुआ है, जब पहली संख्या में 10 जोड़ा गया है, यानी कि +10 किया गया है, दूसरी संख्या में 20 घटाया गया है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करेंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए। 7 3 21, 11 दूना 22, तो 22 है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर 22 और 21 आया ना, इनका डिफरेंस ये बराबर होगा किसके, इधर इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 3 ये हो जाएगा 30 और 20 दूना ये हो जाएगा माइनस का 40। प्लस माइनस का ध्यान रखना है ज़रूर, इनका डिफरेंस ले लेना है। तो ये हो गया 1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 40 यहाँ पर 70। 1 की वैल्यू 70 आ गई। यहाँ पर 11 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 70, तो 11 7 77, 770 हो गया। और यहाँ 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 7 की वैल्यू 7 7 49, 490 हो गया। हमें पूछा क्या था, दोनों मूल संख्याओं का योगफल। तो देख लीजिए 490 और 770 को जोड़ देंगे, 490 प्लस यहाँ पर 770 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 9 7 16 के 6 7 4 11 1 12 1260 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इससे भी आपका सवाल लग गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसको रेशियो से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा था। योग कितना होगा, 11 और 7 का योग टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 18 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए। 18 से वही नंबर कटता है जो नंबर 9 और 2 से दोनों से कटे। 2 से ये भी कटेगा, 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 तो 2 से तो सभी कट रहे हैं। अब 9 का चेक करिए, 9 से कौन कौन कटेगा। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। पहले वाले के नंबर को जोड़ेंगे डिजिट्स को, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ देखिए 5 4 9, 2 11 1 12, 12 आपका 9 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 2 8 1 9, 9 9 से कट जाता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करिए, 1 और 2 3, 3 और
14, 17 हो गया, 17 आपका 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो आप इससे भी लगा सकते थे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके, आपको जो तरीका आसान लगे, जो तरीका समझ में आए। डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो ये लगाइए, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आराम से लगा सकते हैं ऑप्शन से। ये बढ़िया सवाल है ना। क्यों बढ़िया सवाल है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। हालांकि यहाँ तक इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ओरली इस सवाल को बता सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा पहले। देखिए, मान लीजिए कि किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो कुछ रुपए किलो है। मान लीजिए कि हमारे पास जो चना मिल रहा है वो 10 रुपये पर केजी मिल रहा है ना। 10 रुपये यहाँ पर केजी, मतलब 1 रुपये 10 किलो का, सॉरी 1 किलो 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। हमने उस पर खपत किया, उपभोग यानी कंज्यूम किया। मान लीजिए कि हम 5 किलो खपत करते हैं, ठीक है, 5 किलो खपत करते हैं, तो जो चना पे होने वाला खर्च है वो हमारा कितना होगा? भाई 10 रुपया किलो चना था, हमने 5 किलो खाया एक महीने के अंदर। मान लीजिए एक महीने में हमने 5 किलो खाया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ चने पे? 10 गुणे 5 यानी कि 50 रुपया का खर्चा हो गया, है ना। 50 रुपया खर्च हुआ किस पे? चने पर, है ना। तो जब हम यहाँ पर खर्च की बात करते हैं, किसी भी आइटम पर जो खर्च होता है यानी एक्सपेंस, वो होता है उसका प्राइस पर केजी इनटू कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं यानी कंजम्पशन, ठीक है। तो E = P × C होता है। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक्सपेंस यानी खर्चा = प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। बस यही चीज़ इसमें लगेगा और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि चना और मटर का जो बाजार मूल्य का प्राइस का रेशियो कितना दिया है? यहाँ पर प्राइस का रेशियो दिया है 2 और 5 का, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर कह रहा है उपभोग किए यानी कंजम्पशन, तो सी का रेशियो कितना दिया है? 4 और 3 का। मान लीजिए कि चना जो है वो 2 रुपये किलो है और कंज्यूम कितना हुआ? 4 किलो हुआ। हमें क्या पूछा है? व्यय कितना होगा यानी एक्सपेंस निकालना है, ई निकालना है। तो E = क्या होता है? P × C। ये P है, ये C है चने का, और ये मटर का P और C हो गया, तो P × C करिए। 4 दूना 8 और इधर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 यानी कि 15। बस आ गया हमारा आंसर। तो एक्सपेंस यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है, व्यय है, खर्चा है, वो 8 और 15 का रेशियो में आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, इसको बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सवाल तो बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल, एकदम आसान सा है। यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9वें भाग के बराबर है तो पहली और दूसरी का अनुपात चाहिए। कह रहे एक संख्या का, मान लीजिए A है, इसका 56% यानी 56% यानी डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है? किसी दूसरी संख्या यानी कि मान लीजिए B, इसके 5/9 के बराबर है। बस आ गया हमारा आंसर। देखिए कैसे काट सकते हैं, क्या नहीं काटा जा सकता। तो जब नहीं काटा जा सकता तो 100 को उधर ले जाइए, तो पहली संख्या और दूसरी का रेशियो A/B आ जाएगा। कितना होगा? 100 उधर चल जाएगा तो 500 हो गया, डिवाइड बाई, अच्छा 2 से कट जाएगा, है ना, या फिर 4 से कट जाएगा। चलिए 4 से काट देंगे। अच्छा नीचे हो जाएगा 56 गुणे 9, ठीक है। 4 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये कितना होगा? 4 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 125। इसको 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56। अब तो नहीं कटेगा ना, तो ऊपर कितना हो गया? 125, ठीक है, 125 और 14 नहीं हो, 9 चौके 36, 126 हो जाएगा। बस आ गया हमारा 125/126। ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलिए। अच्छा इसको कैसे करेंगे? ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना। एक्स वाई और जेड का जो वेतन है 10-20-20 के रेशियो में है, ठीक है। 10 फिर यहाँ पर 20 फिर यहाँ पर 20 के रेशियो में, ठीक है। एक्स वाई जेड का रेशियो इतना है। कह रहे उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि होती है। क्लियर हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम इस 10 का 82% निकालना चाहें तो क्या आराम से निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे? इनको थोड़ा बड़ा नंबर करिए। हम अगर सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में कर सकते हैं ऐसा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा। अब आराम से चीज़ें हो जाएंगी। उसके वेतन में, पहले के वेतन में 82% बढ़ाया गया। 100 में 82 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? वो 182 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं भाई? 100 का 82% कितना होगा? 82 होगा। तो 100 में 82 बढ़ा दीजिए, आ गया 182, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 50% दूसरे वाले में, तो 200 का 50%, 200 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? आधा।
है ना। तो 200 का आधा करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब इसमें 100 बढ़ाइए, तो 200 में 100 बढ़ा देंगे तो ये 300 हो जाएगा। फिर इस वाले में 19% की वृद्धि, तो ये बताइए कि 200 का 19% अगर निकालना चाहें, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 19 दूना 38 आ जाएगा, यानी 38 इसमें बढ़ाना है, तो 200 में 38 बढ़ाएंगे तो 238 आ जाएगा। अब इसे हम लोग काट लेंगे, 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो गया 91, ये हो गया 150 और ये हो गया 119। बस आ गया आपका आंसर कहाँ है, 91, 150, 119, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5 और 7 के रेशियो में पूंजी निवेश की, है ना, कुछ इन्वेस्ट किया, लगाया, 5 और 7 के रेशियो में कुछ पैसा लगाया एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेश की गई हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था। देखिए दोनों जो है वो किस हिस्से में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 और 7 के रेशियो में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 5 और 7 के रेशियो में। और टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना यहाँ पर, 1728 रुपये। तो ये जो 1728 रुपये है, कितना, 1728 रुपये, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर रेशियो में दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। मतलब ये जो 1728 है किसकी वैल्यू है यहाँ पर, 12 यूनिट की वैल्यू है, तो 12 से डिवाइड कर दिए, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गिरी का हिस्सा। तो गिरी का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट है, क्योंकि गिरी और कमल बोला है इसलिए शुरू में गिरी का रेशियो होगा, बाद में यहाँ पर कमल का रेशियो होगा। तो गिरी का रेशियो कितना है, 5 हिस्सा है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 से इसको अगर काटेंगे तो 12 से काटिए, 12 कम 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 कम 12, फिर बचा यहाँ पर 5 तो 52 हो गया, 12 चौके 48, फिर बचा 5, है ना, सॉरी 4 बचा, तो फिर 12 चौके 48, 144 आ गया। गुणा कर देंगे, 14 पंचे 70 और 5 चौके 20, मतलब 700 और 20, तो 720 आ जाएगा, ठीक है, 720 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, हालांकि ये रेशियो का सवाल था, बट इसमें आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया है, तो ये आपका आ गया साझेदारी में, पार्टनरशिप में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर मेन सवाल पार्टनरशिप के शुरू होने वाले हैं। दूसरा सवाल ये रहा, अब इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पार्टनरशिप के सवालों में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसने कितना पैसा लगाया, हिस्से में दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है कि कितने समय के लिए किसका पैसा लगा हुआ है। जैसे 2 लोग लगा रहे हैं, तो एक ने अपना कुछ पैसा लगाया, दूसरे ने अपना कुछ पैसा लगाया, और पहला कुछ समय के लिए लगा रहा है अपना हिस्सा, और दूसरा जो है कुछ टाइम के लिए लगा रहा है, मतलब समय यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है यहाँ पर प्रॉफिट। जो जितना हिस्सा लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट का रेशियो बनता है। भाई जिसका जितना ज़्यादा पैसा लगा रहेगा और जितने समय तक लगा रहेगा, जितने ज़्यादा समय तक लगा रहेगा, उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी उसका शेयर जो है प्रॉफिट का उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, सवाल से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की राशियाँ 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट मिला, कितना मिला, 13,500 रुपये का मिला, तो हमें बी का प्रॉफिट बताना है कितना होगा, ठीक है। देखते जाइए दोस्तों, अभी हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसने कितना पैसा लगाया, उसका रेशियो निकालिए, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ने कितना पैसा लगाया है, यहाँ पर 30,000 रुपया लगाया है ना, और बी ने कितना लगाया है, 24,000 रुपया लगाया है, यहाँ पर 24,000। इन दोनों का ले लीजिए यहाँ पर रेशियो। डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से भी रेशियो आप लिख सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 0 से 3 0 ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 पंजे ये हो जाएगा 30, और 6 चौके ये हो गया 24, यानी जो उन्होंने पैसा लगाया था उसका रेशियो कितना है, 5 और 4 का। अब दूसरी बात आती है कितने समय के लिए लगाया था, है ना। तो दोनों ने 1-1 साल के लिए लगाया था,
तो यहाँ पर 1 साल ये भी, 1 साल ये भी। अब हमें देखना है यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना पैसा और कितने समय के लिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे। 5 एकम ये हो गया 5 यहाँ पर, और 4 एकम ये हो जाएगा 4, यानी कि उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 5 और 4 का होगा। मतलब ए को 5 हिस्सा मिलेगा, बी को 4 हिस्सा मिलेगा, बस। टोटल कितने में से, 5 और 4 9 हिस्से में से। तो टोटल प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 135 का। ये है आपका टोटल प्रॉफिट, यानी 13500 मतलब 13,500, ये टोटल प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना है, 4 और 5 9, तो डिवाइड बाई 9 कर देंगे। हमें बी का प्रॉफिट चाहिए, है ना, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट है, यहाँ पर हो गया 4, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट पीट लीजिए। तो 17 नहीं 15 नहीं, 135, ठीक है। तो यहाँ पर 15 बार में आपका कट जाएगा, है ना, मतलब 00 ये कट गया, और 15 चौके 60, 60 और 00 यानी कि 6000। तो बी का हिस्सा कितना है, 6000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना। बस आपको देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया गया है, इतना काम आपको करना है। चलते हैं यहाँ पे तीसरे सवाल पर। आइए तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। क्या कह रहा है कि मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3000, 2000 और 5000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नाम के क्रम में उनका हिस्सा कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट इतना हो रहा है, प्रॉफिट का यहाँ पर अलग अलग निकालना है, किसका कितना प्रॉफिट होगा। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा जाए तो 3000, 2000 और 5000 रेशियो लेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी कि तीनों का यहाँ पर रेशियो आ गया 3, 2 और यहाँ पर 5। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पर कह रहा है वार्षिक लाभ, मतलब 1 साल के लिए देखना है, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ ना बनेगा हमारा, मतलब प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि टाइम इक्वल है सबके लिए। क्लियर है। अब देखिए टोटल यहाँ पर कितना है हमें देखना है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए रेशियो में टोटल कितना है, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 6 और 00, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560 हो जाएगी। इसलिए 3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बताइए। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, अगर हम 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, मतलब 168, ठीक है। 168 और 0 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक 0 है। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 56 दूना 112, है ना। तो 1120 1120, तो 1680 और 1120 कहाँ दिख रहा है, 1680 1120। तो अगला क्या होगा, 56 पंजे 280 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पर 2800 रुपये। तो ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिंपल सा प्रश्न था, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल। ये भी आसान सा प्रश्न है, बन जाना चाहिए। एक व्यवसाय में P जो है Q से आधा और Q जो है R से आधा निवेश करता है। तो यहाँ पर 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा कितना होगा। इन्वेस्टमेंट और मासिक बोला है, मतलब 1 महीने का, है ना। तो टाइम सबके लिए सेम है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बस देख लीजिए, हो जाएगा आपका काम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 लोग हैं यहाँ पर, P है, Q है और यहाँ पर R है। कह रहा है कि P जो है Q से आधा और Q जो है R से आधा निवेश करता है। तो आधा आधा हो रहा है, मतलब R को हम लोग क्या करते हैं, 4 यूनिट मान लेते हैं, है ना। तब तो 2 बार आधा आधा करेंगे तो यहाँ पर 1 पे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो Q का कितना हो जाएगा, Q R से आधा, इसका आधा करिए तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब P जो है Q से आधा, तो Q का मतलब 2, 2 का आधा करिए 1 आ जाएगा। तो P का इन्वेस्टमेंट ये आ गया। तो 1 2 4 का रेशियो इनके इन्वेस्टमेंट का हो गया। 7000 ये मासिक लाभ है, तो R का हिस्सा निकालना है। टोटल कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 2 1 3, 3 और 4 यहाँ पर 7, मतलब ये जो 7000 है ये कितने की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, क्योंकि टोटल लाभ यही हो रहा है। और रेशियो में कितना लाभ, 7 यूनिट।
हमें चाहिए आर का हिस्सा, आर का हिस्सा 4 यूनिट है, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 4000, काट लेंगे तो, है ना, 4000 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। डेली आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। इन सीरीज़ को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो डेली वीडियो देखिए, बहुत सारे चैप्टर हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं, बस थोड़े ही चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। डेली वीडियोस देखिएगा और प्लेलिस्ट बनाया गया है हर एक चैप्टर का। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप लोग हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और बेहतरीन ट्रिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न पर यहाँ पर चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5वां सवाल। सवाल आसान सा है, बन जाना चाहिए। आप लोग वीडियो रोक के इसको लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये की राशियाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो कितना कितना हो गया, तो अगर 3 0 से 3 0 पहले काट दें, 3 0 से 3 0 कट गया, फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, तो अब तो नहीं कटने वाला ना, तो 10, 12 और 15 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, है ना। 10, 12 और 15, यहाँ पर अगर 2 से काटने की कोशिश करेंगे हम लोग तो ये दोनों तो आपके 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों 3 से कटेंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि राशियाँ जो है क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये जो है 5 महीने के लिए लगाता है, ये 6 महीने के लिए, और सी जो है 9 महीने के लिए लगा देता है। लाभ में, यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 रुपये है तो टोटल लाभ निकालना है। देखिए टोटल यहाँ 10 25 ये हो गया 50, है ना, 50 हो गया। यहाँ हो जाएगा 12 छक्के 72 हो गया ये, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 9 कर दीजिए, है ना, तो 15 नहीं हो 135, 13 ये हो जाएगा 5। काटना चाहें और तो काट सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो 2 से कट जाएगा क्या, 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। 2 से ये आपका नहीं कटेगा, मतलब कटवे नहीं करेगा ये, कुल मिलाकर ये बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए का हिस्सा 2500 है, रेशियो में ए का हिस्सा कितना है 50, 50 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2500 है दोस्तों। कितना गुना हो रहा है, 5 5 25 यानी कि 50 गुना हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल लाभ। टोटल लाभ देख लीजिए, एक की वैल्यू 50 यूनिट आई है, टोटल कितना हो रहा है 135 और 50, ये हो गया 185। 185 में 72 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 185 में हम लोग क्या करेंगे 72 ऐड कर देंगे, है ना, यहाँ पर ऐड कर देंगे 72 ऐड कर देंगे। तो 5 2 7 8 7 15 यानी 200, मतलब 257 आ गया। तो 257 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, गुणे 50 कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 50 है, 257 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ये हो गया 0, 5 7 यहाँ पर 35, 5 5 25, 3 28, 5 2 10, 3 13 यानी कि 13850 ऑप्शन नंबर। एक सेकंड, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, 5 5 25, हाँ 2 बनेगा ना, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12850 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब इसमें क्या दिया है आपको, इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या गिवन है, तीन पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में एंटर किया। यदि उनके लाभ का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो ये है 5, 7 और 8, तो उनके निवेश, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। उल्टा काम आपको करना है। अब आपको बता देते हैं, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम, यही ना होता है। प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही ना अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं भाई। ऊपर इन्वेस्टमेंट लिखते थे, नीचे टाइम लिखते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे प्रॉफिट का रेशियो आता था, है ना। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे क्या हमको दिया गया है, ठीक है ना। देखिए पहले तो ये देखिए कि हमारे पास जो दिया गया है वो प्रॉफिट का रेशियो दिया है ना। तब प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 5, 7 और यहाँ पर 8, है ना। ये प्रॉफिट का रेशियो है। किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है यहाँ पर। फिर इसके बाद टाइम देखिए,
टाइम आपको कितना कितना दिया है, यहाँ पर 14 महीने दिया गया है, और ये 8 महीने के लिए, और ये आपका यहाँ पर 7 महीने के लिए। अब हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और टाइम आपको दिया है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बताइए दोस्तों, यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, टी नीचे आ जाएगा, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे कर दीजिए, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। 5 बटे यहाँ पर हो जाएगा 14, है ना, 5 बटे ये हो गया 14, फिर रेशियो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 8, फिर रेशियो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7, है ना, ये हो गया। लेकिन ये तो डिवाइड में आ गया, हमको सिंपल करना है। इसको सिंपल करने के लिए क्या करिए, ये जो नीचे सभी दिए गए हैं ना, इनका ले लीजिए एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 14, 8 और 7, 8 सत्ते 56, 14 चौके 56, सब का एलसीएम 56 आ गया। तो 56 से हर जगह मल्टीप्लाई करिए, 56 से हम लोग क्या करेंगे, हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। यहाँ 56 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 चौके 56, मतलब बचा 4, 4 पंचे 20 हो गया, ये आ गया 20। फिर रेशियो यहाँ 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, यहाँ हो गया 49। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 8 56, 8 8 64, ये हो जाएगा 64। यानी 20, 49 और 64 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये फॉर्मूला अगर नोट किए रहेंगे, याद रहेगा, तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। आरआरबी जेईई का है, 2019 में पूछा गया प्रश्न, अच्छा सवाल था ये सवाल बेहतरीन है ना, बड़े ध्यान से समझिए इसको। ए, बी और सी ने 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया। 1 साल के बाद यहाँ पर ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 अधिक इन्वेस्ट किया, 5,000 और लगा दिए उसमें, ठीक है। उसके बाद जबकि सी ने 10,000 रुपया निकाल लिया। प्रारंभ से 3 साल बाद ए, बी और सी के लाभ का रेशियो कितना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट देखना है, और है ना, और टाइम कितने समय के लिए लगा है ये देखना है। पहले हम लोग यहाँ पर ए का देखते हैं, ए का यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने समय के लिए, ठीक है, देखते जाइए। पहले तो उसने 10,000 लगाई, ये 1 साल के लिए लगा था, तो 10,000 रुपया 1 साल के लिए लगा था, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो 10,000 इंटू 1 यानी कि 10,000, ये हो गया 10,000, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ देखते जाइए। 1 साल तक तो लगा रहा ए का पैसा, हम अभी ए के लिए लिख रहे हैं, 1 साल तक लगा रहा ए का पैसा। फिर इसके बाद ए और बी ने प्रत्येक में से 5,000 और अधिक जमा कर दिया। तो ए ने क्या किया, 1 साल के बाद की बात है ये, है ना, 1 साल के बाद की बात। तो 1 साल बाद ए ने 5,000 रुपया और लगाया, 10,000 उसका पहले से लगा था, 5,000 और लगा दिया, यानी कि टोटल उसका लग गया दूसरे साल में 15,000 रुपया, ठीक है। अब ये कितने साल के लिए लगा रहेगा ये पैसा, बोला गया है प्रारंभ से 3 साल बाद, तो 1 साल का तो ये हो गया, बाकी 3 साल बाद हम ना देखेंगे लाभ, यानी कि ये 2 साल तक पैसा लगा रहा, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये 1 साल का हुआ, ये 2 साल का हुआ, और दूसरे और तीसरे साल यहाँ पर टोटल 15,000 रुपया लगा था ए का। तो ए का टोटल कितना हो गया, 15 दूना 30,000 और ये 10,000, यानी कि टोटल यहाँ पर 40,000। तो ए का हो गया शेयर जो है प्रॉफिट का, वो 40,000 रेशियो। ऐसे ही हम लोग बी का निकाल लेते हैं। बी का देखिए कितना आ जाएगा, देखिए बी ने भी क्या किया था, 1 साल तक तो लगा रहने दिया है 15,000, तो 15,000 इंटू 1 साल करेंगे तो 15,000 ही आएगा, प्लस ये देखिए बी भी 5,000 मिला दिया था। तो देखिए इसको 15,000 पहले से लगा था बी का, 5,000 और मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20,000। ये जो 20,000 है फिर से वही 2 साल के लिए लगा रह गया इसका, है ना, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं 3 साल बाद। तो 15 ये हो गया और 20 ये हो गया, 20 दूना 40, 40 और 15 ये आपका 55,000 हो गया। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 55,000, है ना। ऐसे ही हम लोग सी का निकाल लेंगे, तो सी का कितना आ जाएगा बताइए। तो सी का देखिए पहले 1 साल के लिए 20,000 लगा था, है ना, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1 प्लस। अब देखिए क्या कह रहा है कि
1 साल के बाद जो है ए और बी ने तो लगाया 5-5 हज़ार, लेकिन सी ने 10 हज़ार निकाल लिया। तो पहले उसका पैसा 20 हज़ार लगा था, 10 हज़ार उसने निकाल लिया, तो अब उसका कितना लगा होगा, 10 हज़ार रुपया बचा होगा, है ना। 20 हज़ार में से 10 निकाल लिया तो 10 हज़ार बचा होगा। ये 10 हज़ार पैसा उसका 2 साल के लिए लगा था। 10 दूना 20, 20 40 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 40 हज़ार। तो कह रहे हैं ए बी सी तीनों के लाभ का रेशियो यहाँ पर चाहिए, लाभ का रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएगी, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, तो 40, 55 और 40, यहाँ पर हो गया 40, फिर यहाँ पर 55 और फिर यहाँ पर 40, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 8 से काट सकते हैं या फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगी 11 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 8 11 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ये सवाल देखिए, बन जाना चाहिए, ग्रुप डी का है, 2022 में पूछा गया यानी लेटेस्ट है। क्या दिया गया है, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का रेशियो 5 और 4 था। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, यहाँ पर 5 और 4 के रेशियो में यहाँ पर उन दोनों ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद कह रहा है मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 15 महीने बाद कंपनी छोड़ा है, यानी 15 महीने तक मार्टिन का पैसा लगा रहा, है ना। तो मार्टिन का जो पैसा था वो कितने महीने तक लगा रहा, ये मार्टिन का रेशियो है 15 महीने तक, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना। जितने महीने के लिए पैसा लगेगा वही आपका यहाँ पर टाइम लिखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है, अब देखिए 2 साल के अंत में चाहिए ना, तो 2 साल है, 2 साल का मतलब कितना हुआ, 24 महीने, ठीक है। 24 महीने हुआ, 12 महीने एक, है ना। 1 साल का होता है तो 2 साल का 24 महीने, मतलब मार्टिन ने तो छोड़ा है, रेन का तो पैसा भी तक लगा हुआ है, मतलब 2 साल तक लगा रहेगा उसका पैसा। तो मार्टिन का जो पैसा है वो 24 महीने तक लगा रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे इनको काट भी सकते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही होंगे, तो काट दीजिए इसको। 5 1 कम 5, है ना, और 5 तियाँ ये हो जाएगा 15, फिर 3 1 कम 3, है ना, 4 1 कम 4 और ये हो जाएगा 4 छके 24, फिर 3 1 कम 3 और 3 दूना ये हो जाएगा 6। तो मतलब इधर बचा सिर्फ आपका 2 और इधर बचा 1 1 कम 1, मतलब 2 और 1 का रेशियो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लाभ का रेशियो कितना होगा, 2 और 1 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, आई होप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, और जो नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 का निवेश करके एक साझेदारी में शुरू किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में से किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। आराम से बन जाएगा, आसान सा सवाल है ये। क्या है, 10,000 और 15,000, है ना। तो अगर देखा जाए रेशियो इनके इन्वेस्टमेंट का शुरू में, है ना, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो पहले कट जाएगा, 5 से और कटेगा, 5 दूना 1 10 और फिर यहाँ पर 5 तियाँ 1 15, है ना। तो 2 और 3 का रेशियो आ गया। अब 2 और 3 का रेशियो आ गया, कह रहा है लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश जो है 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यानी अविनाश का पैसा सिर्फ 8 महीने तक लगा रहा। ये अविनाश का है, ये उमर का है और ये अविनाश का है ना। अविनाश का पैसा 8 महीने तक लगा रहा, निवेश वापस ले लिया, 12 महीने का लाभ, है ना, तो 12 महीने का। तो उमर का पैसा तो पूरे 12 महीने तक ही लगा रहेगा, तो उमर का पैसा पूरे 12 महीने तक लगा दीजिए। बस यहाँ से देख लेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 से ये कट जाएगा आपका, 4 तियाँ 12, 3 से ये कट गए, मतलब 3 1 कम 3 और इधर भी 1 हो जाएगा। यानी 1 और 1 का रेशियो आएगा, कितना आएगा, 1 और 1 का, यानी कि दोनों के प्रॉफिट बराबर बराबर बटेंगे यहाँ पर, है ना, दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
आइए देखते हैं इस सवाल को। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, एनटीपीसी 2022 का सवाल। क्या दिया है? ए, बी और सी ने एक व्यापार में 7, 8 और 5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया। वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया हो, तब ए और सी के लाभ का अंतर कितना होगा? अच्छा प्रश्न। देखिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है यहाँ पर? 7, 8 और 5 का, है ना। 7, 8 और 5 का कह रहा है कि ए और सी ने अपना धन 3 महीने और 7 महीने में वापस ले लिया। ठीक है, 3 महीने और 7 महीने में वापस ले लिया, यानी ए और सी का पैसा 3 महीने और 7 महीने तक ही लगा रहा। ए का पैसा 3 महीने तक लगा रहा, ये ए का है तो ए का पैसा 3 महीने तक लगा रहा। सी का पैसा 7 महीने तक लगा रहा। कह रहा है यहाँ वार्षिक लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 1 साल का। 1 साल का मतलब 12 महीने। तो जो बी का पैसा है वो सिर्फ 12 महीने तक लगा रहेगा, है ना, क्योंकि बी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। उसका पूरे महीने तक माने कि पूरा साल भर लगा रहा पैसा बी का। अब सीधे सीधे देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या कटेगा। पहले तो 7 से ये 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है क्या? है ना, 1 सेकंड, नहीं कटेगा भाई। तीनों में जब रहता है तब ना कटता है। चलिए, तीनों में जब रहेगा तब ना कटेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये 7 3 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12 8 96, है ना, ये 96, और 7 5 ये हो जाएगा 35। अच्छा, कुछ चीज़ है क्या जो तीनों में हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 35। अब क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि टोटल जो वार्षिक लाभ प्राप्त हुआ इतना हुआ है। ए और सी के हिस्सों का अंतर चाहिए। टोटल कितना है? 83,600, है ना, 83,000 यहाँ पर 600, ये टोटल है। टोटल इनमें देखिए 1 6 7 7 और 5 यहाँ पर 12 12 को हो गया 2, बचा 1, तो 1 और 2 3, 9 3 12, 12 3 यहाँ पर 15, तो ये आपका 152 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग काटने की कोशिश करें, चलिए अभी नहीं काटते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ए और सी का डिफरेंस। तो ए और सी का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। 35 में से 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये चाहिए था हमें। 7 से कटेगा क्या? 7 से नहीं कटेगा। 14 से, 14 कम 14 नहीं कटेगा, है ना। 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 7, और 2 से इसको काटेंगे 12 7 84, तो ये भी 7 से कट रहा है ना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 7 से काट के, नहीं 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 छक्के 12, है ना, ये हो गया। अच्छा, नहीं कटेगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली अगर हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा? 6 से काटना चाहें तो 6 से तो ये नहीं कटेगा, है ना। इसको अगर काट दें हम लोग 3 से भी नहीं कटेगा। 7 6 13 होता है। डायरेक्टली यहाँ पर काटते हैं। देखिए 76 से अगर काट देंगे तो 76 कम 76, है ना, तो 4 3 7 बचा 7, तो 76 हो गया फिर से, तो 11 आ गया, मतलब 1100 आ गया। टोटल ये कट गया 76 से। 1100 गुणे 7 यानी कि 7700, ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मल्टीपल देखते हैं 7 का, तो 7 के मल्टीपल 2 आंसर थे। ये भी 12 7 84, ये भी 7 से कट जाता, ये भी 7 से कटने वाला था। ये दोनों तो हालांकि नहीं कटते 7 से, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल है। तो यही दोनों में से कोई एक होता तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमको सॉल्व ही करना पड़ता, डिविजिबिलिटी से हम लोग नहीं लगा पाते, है ना। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा कैसे इन सवालों को निपटाना है। आई होप दोस्तों अब इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।